Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you electromagnetic wave theory and some terminologies related with this theory. From the point of view of 11th chemistry, second unit, let's begin with our topic. Our topic is electromagnetic wave theory. इलेक्ट्रो विद्युत, मैग्नेटिक चुंबकीय, वेव तरंगे, क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में। उनका कहना था कि कोई भी सोर्स जब एनर्जी को एमिट करता है, वो चाहे हीटेड रॉड हो, बल्ब हो, सन हो, कोई भी सोर्स, अगर वो एनर्जी को छोड़ता है तो एनर्जी कॉन्टिन्यूस वेव के फॉर्म में निकलती है, और वो जो रेडिएशन है या वो जो वेव है जो निकल रही है उसे हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। वो लगातार होगी, कॉन्टिन्यूस, विदाउट एनी ब्रेक। इस थ्योरी का ऐसा मानना था। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी निकलती है तो वो लगातार निकलती है, रेडिएशंस के फॉर्म में निकलती है, उसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। उसे हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। और ये जो रेडिएशन होगी इसमें अपनी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस रेडिएशन की अपनी अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे। इसको कवर करने के लिए मैं आपको एक जनरल छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए ज़रा, सपोज कीजिए ये हमारी वेव है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो दूसरी वाई एक्सिस की, तीसरी जेड। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और जो ये है ये जेड एक्सिस है। तो एक हमारी जो ओरिजिनल वेव है अगर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट का कहना ये है द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेडिएशन की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। और जिस डायरेक्शन में रेडिएशन प्रोपोगेट कर रही हैं उसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एक, सपोज कीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगा। ये 3 डायमेंशन है, मैंने 2 डायमेंशन के हिसाब से बनाया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको, पर अगर आप इसको एज्यूम करने की कोशिश करो अपने दिमाग में तो वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन possesses wave character and travel with a velocity of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन रेडिएशंस का वेव कैरेक्टर, ये बात मैं आपको पहले वाले पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुका हूँ कि रेडिएशन वेव के फॉर्म में जाएंगी, तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा विदाउट एनी ब्रेक। वेव के फॉर्म में जाएंगी और इनकी जो वेलोसिटी होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। और इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि साउंड की वेव्स होती हैं, उन्हें ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, वो सॉलिड्स में से ज़्यादा तेज़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो
मटेरियल मीडियम है तो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर पाएंगे क्योंकि उन्हें वाइब्रेशन के लिए पार्टिकल्स मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरह के किसी पार्टिकल की या मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। सन की रेज जब हम तक आती हैं तो बीच में स्पेस में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, वहाँ से भी वो रेज हम तक पहुँचती हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनकी स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की अप्रॉक्स होती है। These waves do not require any material medium to propagate. इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स, क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। These radiations are also called electromagnetic waves और electromagnetic radiations, इसीलिए इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम देते हैं। अब हम उन वेव्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज को कवर करते हैं। देखिए ज़रा, देखिए स्टूडेंट्स, ये सपोज कर लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें जो अपर पोर्शन है इसे हम क्रस्ट का नाम देते हैं, जो लोअर पोर्शन है उसे हम ट्रफ का नाम देते हैं। इसमें हमारी जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है वेव लेंथ। इसको हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल कहलाता है लैम्बडा। ये जो लैम्बडा है ये लगातार दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या लगातार दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। लैम्बडा वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crusts or trough। दो लगातार आने वाले ट्रफ या दो लगातार आने वाले क्रस्ट का बीच का डिस्टेंस लैम्बडा होता है, वेव लेंथ माना जाता है। इसकी यूनिट होती हैं नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻9 मीटर, पिकोमीटर का मतलब है 10⁻⁻12 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? को हम इस तरह के स्लैंट वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है न्यू, इसको न्यू बोला जाता है, न्यू। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव ट्रैवल कर सकती हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, एक सेकंड में यहाँ से कितनी वेव्स ट्रैवल कर पाई, वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। It may be defined as the number of waves passing through a point in 1 second। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रैवल होती हैं वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला होता है साइकिल्स पर सेकंड। भाई कितनी वेव्स गई, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन सेकंड। तो ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल आप ये मान लीजिए। इसकी यूनिट बनेगी पर सेकंड। पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट है वेलोसिटी। क्या है? लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वेव ने पर सेकंड, एक सेकंड में, वो होगी वेलोसिटी। लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव जनरली वी से या सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैक्सिमम सी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो आप सी का ही यूज़ करोगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा क्या? द लीनियर डिस्टेंस
traveled by wave in 1 second. एक सेकंड में वेव ने कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी। इसकी यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड। भी कितना मीटर गया एक सेकंड में, या ये तो एसआई यूनिट होगी। अगर सीजीएस की बात करें तो वो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ है एम्पलीट्यूड। इट इज maximum height of crusts maximum height of crust और maximum depth of trough है। ये एम्पलीट्यूड होता है और इसकी यूनिट यही होगी नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये इसकी यूनिट्स होंगी। इनमें से मेज़र किया जा सकता है। टाइम पीरियड क्या है, एक वेव को एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगेगा। कई बच्चे इसे और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में दोनों एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। दे आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या, इट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं, एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितने साइकिल्स पास कर रहे हैं, वो तो है फ्रीक्वेंसी। लेकिन टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव को, पूरी एक वेव को एक पॉइंट से गुजरने में कितना टाइम लगा। इट इज टाइम टेकन, इट इज द टाइम it is the time taken by a wave to pass through a point in 1 second. एक सेकंड में एक पॉइंट से, सॉरी, इट इज अ टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से पास होने में एक वेव को कितना टाइम लगा, वो होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट होगी सेकंड, इसकी यूनिट होगी सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर को हम न्यू के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड के लिए बता दूं, टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। आपको याद रखना है, एक दूसरे का जस्ट उल्टा होते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, वेव नंबर क्या है, एक सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स आ सकती हैं, नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितनी वेव्स आ सकती हैं, वो क्या होगा, वेव नंबर होगा। और ये वेव नंबर जो होता है न्यू बार, ये वेवलेंथ का उल्टा होता है, क्योंकि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितनी लंबी वेव्स होंगी 1 सेंटीमीटर में, उतनी कम वेव्स आएंगी। तो ये न्यू बार वेव नंबर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम इनके कुछ रिलेशनशिप्स देखते हैं, देखिए कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है c इज इक्वल न्यू इंटू लैम्डा, जहाँ पर c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c इज इक्वल न्यू इंटू लैम्डा। देखिएगा ज़रा, अगर मैं यहाँ से
न्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं c बाय लैम्बडा कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से लैम्बडा को कैलकुलेट करना हो तो मैं c बाय न्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ और क्लियर होती है कि c तो कांस्टेंट है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो कांस्टेंट। अगर इसको रिमूव किया जाए तो हम साफ ये देख सकते हैं कि लैम्बडा और न्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मीन्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिस रेडिएशन के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। c इज इक्वल न्यू इंटू लैम्बडा एक रिलेशनशिप है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, डिफरेंस है, उन्हें हम अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ऑब्वियस है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अगर हम वेवलेंथ के बढ़ते ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के घटते ऑर्डर में इन्हें अरेंज करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सामने लिखा गया है। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। मैंने तो इसे ऐसे याद किया था, बीच में विजिबल याद रखा था बस, विजिबल। उसके राइट साइड 3 रेडिएशंस हैं, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, और उसके लेफ्ट 4 हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी। हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं यूवी की वेवलेंथ विजिबल से थोड़ी सी कम होती है, तो वो जस्ट विजिबल के बाद आएगा। कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ को अपने दिमाग में बैठाना है, किसी न किसी मेथड से याद करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने बताया बीच में विजिबल है, उसके लेफ्ट साइड 4 हैं और उसके राइट साइड 3 हैं। राइट साइड वाले 3 इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो हैं, और लेफ्ट साइड वाले कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी। तो हमारी पूरी सीरीज बनी कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ये रेडिएशंस को उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पर अरेंज किया गया है। हर विजिबल फिर स्प्लिट होता है विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे इन की वेव्स पर अप्लाई होने वाले पॉइंट्स थे, इन रेडिएशन की वेव्स पर। अब एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का इसी टॉपिक पर, कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर यानी कि न्यू बार हमें कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, आपको गिवन है वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। आपको वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। वेवलेंथ अगर हमें गिवन है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है, वेवलेंथ का उल्टा। अभी अभी हमने फॉर्मूला कवर किया है। न्यू बार इज इक्वल 1/λ। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यहाँ से हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें वेव नंबर मिल जाएगा। उसके बाद और वो वेव नंबर मिलेगा पर मीटर में, क्योंकि नीचे मीटर आएगा, मीटर ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगा। इन्होंने हमसे बोला है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। हमें पता है c इज इक्वल न्यू इंटू लैम्बडा होता है। अगर हमें यहाँ से न्यू कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? c बाय लैम्बडा करना पड़ेगा। c की वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, और लैम्बडा जो है वो 5800 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 5800 × 10⁻−10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, हर्ट्स में या पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। हर्ट्स में या पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था और ये उससे रिलेटेड
न्यूमेरिकल, इस तरह के 2-3 न्यूमेरिकल हैं, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, आप प्रैक्टिस करोगे उसको। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें या पर्सनली कॉल करके पूछें। थैंक यू क्लास।